Hello students, in this video we'll discuss chapter number 7 Untouchability, a social evil. इस वीडियो में हम एक सामाजिक बुराई, एक सोशल एविल को डिस्कस करेंगे जो कि है अनटचेबिलिटी. ठीक है स्टूडेंट, वैसे तो हमारी सोसाइटी में बुराइयों की कोई कमी नहीं है. एन नंबर ऑफ सोशल एविल आर इज देयर इन आर सोसाइटी. ठीक है, और उसमें से कुछ जो सोशल एविल हैं वो तो गिव थैंक इसका कास्ट सिस्टम का. ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम हुआ करता था, उससे बहुत सारे सोशल एविल्स जनरेट हुए, जिसमें से कि एक था अनटचेबिलिटी. ठीक है, अनटचेबिलिटी इज वन सच एविल. पहले जो लोग होते थे, मतलब आज से 100-200 साल पहले अगर हम चले जाएं तो उससे भी पहले, तो जो लोग होते थे वो शूद्र कास्ट जो होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कास्ट हायरार्की में जो सबसे नीचे आती है कास्ट शूद्र, इस कास्ट के लोगों को वो क्या मानते थे? अनटचेबल्स. टच करना मतलब छूना. ठीक है, स्पर्श करना. अनटचेबल मतलब जिनको आपको टच नहीं करना है, जिन्हें छूना नहीं है. अब ऐसा क्यों भाई, इन्हें क्यों टच नहीं करना? तो इसके पीछे एक रीजन था. वो रीजन था कि वो मीनियल टास्क करते हैं. ठीक है, मीनियल टास्क क्या होते हैं बच्चा? रिमूविंग ह्यूमन एक्सक्रीटा. ह्यूमन एक्सक्रीटा को रिमूव करते हैं. ठीक है, कारकेस एंड क्लीनिंग रोड्स. रोड क्लीन करते हैं. अब रोड क्लीन करना तो आपको समझ में आ गया होगा कि रोड को क्लीन कर रहे हैं. कारकेश का मतलब क्या होता है? शव, मतलब डेड बॉडीज. डेड बॉडी को ये मैनेज करते थे, मतलब भले ही वो काऊ हो, ह्यूमन बीइंग हो, उनकी डेड बॉडी को अगर कहीं से हटाना होता था तो इन्हीं लोगों को बुलाते थे. फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा को रिमूव करना, मतलब बेटा आज जैसे प्रॉपर टॉयलेट्स हुआ करते हैं वैसे पहले नहीं हुआ करते थे. तो ह्यूमन एक्सक्रीटा को एक बार टॉयलेट यूज करने के बाद क्लीन किया जाता था. तो ये लोग वो जॉब भी करते थे. तो इस वजह से कि ये सारे गंदे काम कर रहे हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्लीन कर रहे हैं, शवों को मतलब डेड बॉडीज को उठा रहे हैं, रोड साफ कर रहे हैं, क्योंकि ये इतने सारे मीनियल जॉब कर रहे हैं तो इन्हें टच नहीं करना चाहिए. ये फिलॉसफी थी. तो जरा सोचे, हर संडे हमारी मम्मी, हम भी तो टॉयलेट्स क्लीन करते हैं कई बार, तो क्या हम भी अनटचेबल हो जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं. पर ये तो सोच थी पहले के लोगों की कि क्योंकि ये क्लीनिंग का काम कर रहा है तो इसे टच नहीं करो. अगर ऐसा सोच के वो क्लीनिंग का काम बंद कर दे फिर क्या करोगे आप? प्रॉब्लम होगी ना. Therefore they were not allowed to come in contact with others. क्योंकि ये मीनियल जॉब करते थे इसलिए इनसे बोला जाता था कि आप दूर ही रहें भैया, किसी लोगों के कांटेक्ट में तो बिल्कुल नहीं आए. दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी लिव इन एब्जेक्ट पावर्टी. क्योंकि ये मीनियल जॉब करते हैं, इनको मेन स्ट्रीम में आने नहीं दिया जाता है, आउट स्कर्ट्स में रहते हैं. मतलब अगर जो मेन विलेज है, जो मेन सिटी है, उसके बाहर इन लोगों को रखा जाता था. तो ये बिल्कुल एब्जेक्ट पावर्टी में जीते हैं, बहुत ज्यादा गरीबी में ये लोग जीते हैं. ये जो वर्ड है एब्जेक्ट, इसका मतलब होता है अधम. ठीक है, होपलेस, मतलब बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप से, एक्सट्रीम रूप से गरीबी में जी रहे हैं और आसपास कोई होप नहीं लगती कि इन फ्यूचर में भी हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है. अब रूट, रूट का मतलब होता है जड़ें. ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है इसकी जड़ें कहाँ पर मिलती हैं? तो वो मिलती हैं बच्चा वैदिक टाइम में, मतलब आज से 3-4 साल पहले से. ठीक है बात क्लियर है? अभी तो मैंने 200-300 ही बोला था, यहाँ तो वैदिक टाइम पर हम पहुंच गए, मतलब आज से 3-4 हजार साल पहले की अगर हम बात करें. अब मैं जो बेटा ये 3-4 हजार साल पहले बोल रही हूँ, ये डिजिट कहाँ से आया? देखो, अभी हम 2022 एडी में हैं और जो वैदिक पीरियड है वो आज से 1500 नहीं, बीसी, मतलब यहाँ से 2022 से आपको जीरो पे जाना है, या जीरो तो था ही नहीं, उनको आता ही नहीं था जीरो, वन पे जाना है, और फिर वन से कितना पहले जाना है? 1500 जाना है. तो लगभग कितने हो गए? 3500 साल पहले, है ना. इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? 3522. आज से 3500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं. फिर से जिन बच्चों को समझ में नहीं आया बेटा, बी सी बिफोर क्राइस्ट वो पीरियड है. जैसे ये 1 2 3 4 5 करते हुए हम कहाँ पहुंच गए? आज 2022 पे पहुंच गए, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, ऐसे करके. पर इसके पीछे जब हम जाते हैं, जब आता है बीसी, इसके बाद वाला टाइम एडी है, इसके पहले वाला टाइम है बीसी, बिफोर क्राइस्ट. तो बिफोर क्राइस्ट आपको कितना जाना है? 1500. तो पहले 1500 से यहाँ तक आओ तो 1500 साल, और फिर यहाँ से इतना 2022. तो टोटल इन टोटल कितने हो गए? 3500 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं. विच वॉज बेस्ड ऑन कलर एंड ऑक्यूपेशन. जो वर्ण सिस्टम था वो कलर, कलर तो छोड़ दो, नेग्लिजिबल पार्ट था. किस पर डिपेंड करता था? ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता था. ठीक है,
कलर से ज़्यादा ये किस पे डिपेंड करता था? ऑक्यूपेशन पे। सोसाइटी डिवाइडेड थी 4 वर्ण में, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्र। जो ब्राह्मण्स थे वो सोशल हायरार्की में सबसे टॉप पे थे, ब्राह्मण, ठीक है। फिर उसके बाद आते थे क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मण टॉप में थे, उनके पास नॉलेज था स्क्रिप्चर्स का, वो वेद वगैरह पढ़ते थे, ठीक है, पुराण पढ़ते थे, उनके पास स्क्रिप्चर्स का नॉलेज था। यज्ञ, यजनास इंग्लिश वर्ड है, यजना इंग्लिश वर्ड है फॉर यज्ञ, तो वो यजना परफॉर्म करते थे। टेम्पल में वर्शिप, पुजारी का जो काम होता है भगवान की पूजा करने का, वो करते थे। जो क्षत्रियास थे वो सेकंड क्लास, मतलब सेकंड नंबर पे आते थे सोसाइटी में, वो वॉरियर क्लास थी, जिनका काम था किंगडम को डिफेंड करना, रूल करना, एक तो राज्य चलाना और अपनी किंगडम को डिफेंड करना, मतलब आने वाली जो भी मुश्किलें हैं, जो भी दूसरे राजा अटैक करने वाले हैं, उस सबसे बचाना। दे वर फॉलोड बाय वैश्य, इनके बाद वैश्य आएंगे जिनका काम था क्राफ्टमैन, फार्मर, मर्चेंट, ट्रेडर्स, जो बिजनेस करेंगे, मर्चेंट बनेंगे, किसान बनेंगे, क्राफ्टमैन होंगे, उन्हें क्या बोला हमने बच्चा? वैश्य, ठीक है। अब शूद्र जो है वो लोएस्ट रंग में आएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सबसे नीचे लोएस्ट रंग में आएंगे शूद्र। सोशल हायरार्की की लास्ट रंग में है हमारे शूद्र। ये मैनुअल वर्कर होते हैं जो पहली 3 क्लासों को सर्व करते हैं, उनके सारे जॉब करते हैं। देखो, ब्राह्मण ने पूजा कर दी, क्षत्रिय ने कंट्री को गार्ड कर दिया, वैश्य ने ट्रेड कर दिया। इसके अलावा जो भी मीनियल जॉब्स बचेंगे वो सब किसके पास आएंगे? शूद्र के पास आएंगे। वो फिजिकल लेबर प्रोवाइड करता है किसको? ऑल 3 फर्स्ट क्लासेस को, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी और वैश्य को भी। मैनुअल वर्कर है वो, पर इन्हें फोर्स किया जाता है कि ये आउटस्कर्ट्स में रहें विलेज के, मतलब जो विलेज, मेन विलेज होगा उसके बहुत दूर जाके ये लोग घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें विलेज में रहने नहीं दिया जाता, एंड वर फॉरबिडन टू एंटर इन एनी टेम्पल, और इन्हें मंदिरों में भी नहीं आने दिया जाता था। इन्हें सार्वजनिक जो पब्लिक वेल्स होते हैं, मतलब वो कुआं जिससे सब पानी भरते हैं, वहाँ से पानी नहीं लेने दिया जाता, टैंक से पानी नहीं लेने दिया जाता। वो जो ऑल पर्पस, मतलब सबके पर्पस के लिए जो वेल बनाए गए, टैंक बनाए गए, वहाँ पर इनको नहीं जाने दिया, वहाँ से इनको पानी नहीं लेने देते, मंदिरों में इन्हें नहीं जाने देते। तो बहुत ही बुरा हम इनके साथ किए हैं पहले। मैनुअल स्कैवेंजर्स क्या होते हैं बच्चा? मैनुअल स्कैवेंजर्स रेफर्स टू द मैनुअल रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम ड्राई टॉयलेट्स। बच्चा, आज का जो टॉयलेट है, मैंने पहले भी बोला, वैसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। पहले टॉयलेट्स किस तरीके से होते थे कि वो बायोडिग्रेडेबल तरीके से नहीं बनाए जाते, मतलब इस तरीके से नहीं बनाए जाते थे कि वो बायोडिग्रेडेबल हो जाए। वहां से हमको ह्यूमन एक्सक्रीटा को निकालना पड़ता था, साफ करना पड़ता था, है ना। अब हम लोग तो देखे हैं ऐसा, अब आप लोग कैसे ही समझोगे मुझे नहीं पता, इस तरीके से बनाया जाता था। तो यहाँ पर जो भी एक्सक्रीटा इकट्ठा होता था उसको एक व्यक्ति साफ करने आता था। मैनुअल स्कैवेंजर्स आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट ऑप्रेस्ड सेक्शन इन इंडिया। अच्छा देखो, बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोग मिल जाएंगे आपको, अनटचेबल्स मिल जाएंगे, पर सबसे जो लोअर स्ट्राटा था या जो मोस्ट ऑप्रेस्ड थे वो यही थे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते थे, मैनुअल स्कैवेंजर्स थे। दे आर सर्व्ड इन सेपरेट यूटेंसिल, अगर उनको कोई खाना देता था तो अलग बर्तन में देता था। उन्हें बिल्कुल मंदिर में तो आने ही नहीं देते थे, उन्हें टैंक से पानी नहीं लेने देते थे। जो अपर कास्ट से जो टैंक या जो वेल्स बिलोंग करते थे उन्हें उससे पानी भी नहीं लेने दिया जाता था। मैनुअल स्किंजिंग स्कैवेंजिंग बच्चा एक डेंजरस और इनह्यूमन वर्क था। यार भाई सोचो ना, किसी से बोल दिया जाए कि आप उसकी पॉटी उठा के फेंक दो, कोई कर सकता है क्या? ऐसे नहीं कर सकता है ना। तो बहुत ही डेंजरस था। डेंजरस मतलब बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं, इसलिए हमने बोला डेंजरस। और इनह्यूमन इसलिए बोला कि हमारा एक्सक्रीटा हम किसी और से कैसे उठवा सकते हैं, तो इनह्यूमन भी है, डेंजरस भी है। जो मैनुअल स्कैवेंजर्स थे उन्हें ग्लोव्स, मास्क कुछ नहीं दिया जाता था बेटा पहले। बहुत ही, मतलब हम क्या बोले, इतने इनह्यूमन थे कि हम क्या ही बात करें, मास्क नहीं, ग्लोव्स नहीं। Thus, they were exposed to various kinds of skin, respiratory, and gastrointestinal diseases. उन्हें स्किन डिसीजेज हो जाती थी क्योंकि वो कंटिन्यूसली ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्या कर रहे हैं? क्लीन कर रहे हैं। फिर रेस्पिरेटरी डिसीज, उन्हें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते थे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेज उन्हें हो जाती थी। तो क्यों? क्योंकि उनके पास ना ही तो मास्क था ना ही तो ग्लोव थे।
फिर लॉज ऑन मैनुअल स्केवेंजिंग, मैनुअल स्केवेंजिंग पे लॉ बना दिए गए। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब हम? वो नियम, वो कानून जो किसके ऊपर बनाए? मैनुअल स्केवेंजिंग के ऊपर बनाए। देखो बच्चा, जो मैनुअल स्केवेंजर्स थे उनकी कंडीशन तो बहुत मिजरेबल, बहुत खराब थी। ठीक है, इस पे प्रकाश डाला, इस पे लाइमलाइट लेके आए कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि एक बहुत इनह्यूमन काम है जो फर्स्ट थ्री स्ट्राटा के लोग लोएस्ट स्ट्राटा से करा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने में मैनुअल स्कैवेंजर्स को बहुत टाइम लग गया, इजीली सब कुछ नहीं हुआ। पर देन टू अब हम थोड़ा सेटिस्फाई हो सकते हैं कि भाई कुछ तो हमने इनके लिए किया। ठीक है, however it took years to provide constitutional protection to these manual scavengers। अच्छा, इसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल है बच्चा? महात्मा गांधी का, कि भाई महात्मा गांधी ने इनके लिए सोचा। 1993 में द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट वॉज पास्ड। फिर से ध्यान रखना, 1993 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, हाँ, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट पास हो गया। बहुत बड़ा नाम है, तो जरा याद रखना। ये जो एक्ट था ये फॉरवर्ड करता था एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई टॉयलेट्स। ना ही तो अब आप ड्राई टॉयलेट्स बना सकते हो, ना ही किसी व्यक्ति को अपने घर में काम दोगे उस ड्राई टॉयलेट को क्लीन करने का। ठीक है, ये एक्ट फॉरबिड करता है। अगर किसी ने इस लॉ को ऑफेंड किया, ऑफेंडर्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। और अगर आपने किसी व्यक्ति को टॉयलेट क्लीन करने के लिए कहा और आप पकड़े गए तो आपके ऊपर कार्यवाही होगी। किस नियम, किस लॉ के तहत? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। फिर 2004 में सुप्रीम कोर्ट को एक पेटिशन फाइल की गई। पेटिशन फाइल करने वाले थे सफाई कर्मचारी। सफाई करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? सफाई कर्मचारी। तो सफाई कर्मचारी ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की। पेटिशन किसके नाम से थी? सफाई कर्मचारी आंदोलन। देयर आफ्टर इट इशूड नोटिस टू द सेंटर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया सेंटर को भी, स्टेट को भी, यूनियन टेरिटरीज को भी, कि भाई ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम पूरी तरह बंद कर दो, क्योंकि सिर्फ सफाई कर्मचारी जो आंदोलन है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटीरियम ऑर्डर भी पास कर दिया। बोला सारे डिपार्टमेंट, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे, सेंटर भले सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कि एफिडेविट दो 6 मंथ के अंदर कि मैनुअल स्कैवेंजिंग कहीं हो तो नहीं रही है। ठीक है, और अगर कहीं हो भी रही है, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो हमें टाइम बता दो कि आप किस टाइम तक इस सब को पूरी तरह बंद कर दोगे, कब तक। ठीक, कोई बात। इफ द एफिडेविट अफर्म्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, देन द कंसर्न डिपार्टमेंट शुड आल्सो इंक्लूड टाइम बाउंड प्रोग्राम फॉर द रिहेबिलिटेशन। भाई आप हमें बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटीरियम ऑर्डर दिया सारे डिपार्टमेंट को, भले वो सेंटर के हो, स्टेट के हो, कि एफिडेविट तो विद इन 6 मंथ की मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है कि आपने बंद कर दी है, और अगर आपने अभी भी चला रहे हैं आप, तो हमें टाइम बाउंड मैनर में बता दो कि आप कब तक इसको चलाने वाले हो, कब तक ये पूरी तरह बंद हो जाएगी। तो भाई अब सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियसली सोच रही थी इस टॉपिक में। महात्मा गांधी का रोल क्या था अनटचेबिलिटी रिमूव करने में? बहुत सारे रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने ट्राई किया बच्चा कि अनटचेबिलिटी बैन हो जाए, बंद हो जाए, खत्म हो जाए सोसाइटी से। अच्छा, और अगर हम बाय फोर्स करेंगे तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ये बाय हार्ट आना चाहिए भैया। जैसे हमारे 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 आँखें, वैसे ही उन लोगों के भी हैं। तो हम खुद हमारे टॉयलेट्स क्लीन करते हैं, तो हम उनके साथ इतना अनटचेबल वाला बिहेवियर क्यों? ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स, रिलीजियस रिफॉर्मर अनटचेबिलिटी को बैन करना चाहते थे, पर जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी को एरेडिकेट करने के का एक गोल सेट किया। महात्मा गांधी ने अनटचेबल्स को एक नया नाम दिया, वो नाम था हरिजन, मीन्स चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। उन्होंने ट्राई किया कि वो इंटीग्रेट कर दें फ्रीडम मूवमेंट को इस मूवमेंट के साथ। उन्होंने खुद टॉयलेट्स क्लीन किए बेटा, और खुद हरिजन्स के साथ रहे कॉलोनीज में, उनके साथ खाना शेयर किया। ही क्लीन टॉयलेट, स्टेड विथ हरिजन्स इन देयर कॉलोनीज एंड शेयर मील विद देम। इससे ज़्यादा क्या करेगा भाई, गांधी जी ने तो बहुत कुछ किया।
Gandhiji's followers organized public dinners wherein they opposed untouchability. गांधी जी ने पब्लिक डिनर्स ऑर्गेनाइज किए, उनके फॉलोअर्स ने, गांधी जी के फॉलोअर्स ने, गांधी जी ने नहीं, गांधी जी के फॉलोअर्स ने पब्लिक डिनर ऑर्गेनाइज किए जहाँ पर उन्होंने अपोज किया अनटचेबिलिटी को, जहाँ उन्होंने डिफरेंट कम्युनिटी के साथ बैठ के, डिफरेंट कास्ट के साथ बैठ के खाना खाया। इसके अलावा क्या क्या एफर्ट्स लगाए हमने बच्चा अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में, मतलब अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। तो वो था राइट टू इक्वालिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है राइट टू इक्वालिटी। इट मीन्स किसी भी सिटीजन को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर और रिलीजन। जेंडर, रिलीजन, कास्ट, कलर के ग्राउंड पे हम किसी भी दो व्यक्तियों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये किसने गारंटी किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है। फिर हमने शेड्यूल ट्राइब की कंडीशंस को सुधारने के लिए क्या भी किया स्टूडेंट्स, हमने रिजर्वेशन दे दिया उनको। गवर्नमेंट जॉब्स में, हायर एजुकेशन में रिजर्वेशंस हैव बीन मेड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। Untouchability has been abolished and its practice in any form has been declared a punishable offense. अनटचेबिलिटी को पूरी तरह एबलिश कर दिया बच्चा, और कोई व्यक्ति किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी करता पाया गया, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। आर्टिकल 17, तो आर्टिकल 17 किसकी बात करता है कि whoever perform untouchability will be punished, जो भी करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी थ्रू नहीं अंडर आर्टिकल 17। फिर आर्टिकल 27 का 2B, आर्टिकल 27 का 2B कहता है कि जो हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन है, जो लोगों के लिए बने हैं, उनमें सारे क्लासेस, सारे सेक्शन, सारी हिंदू कम्युनिटी इंक्लूड होंगी। ऐसा नहीं हुआ कि जो कुछ हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन में आप ब्राह्मण्स को आने दे रहे हैं, किसी में क्षत्रिय को आने दे रहे हैं, शूद्र को बैन कर दिया। नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। नाउ आर्टिकल 25 2B के अंदर जितने भी हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन होंगे वो ओपन होंगे सारी क्लासेस के लिए, भले शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, इजिली हर कास्ट का व्यक्ति वहाँ पर एंट्री ले सकता है, नहीं तो वो इंस्टीट्यूशन को बैन ही कर देंगे फिर। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में आया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। ये डिक्लेयर करता है प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एज अ पनिशेबल क्राइम। अगर आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये पनिशेबल क्राइम है, आपको ऐसा नहीं करना है। फिर एक और एक्ट बनाया हमने जो बहुत ही बढ़िया है, वो है द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़। इनके अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज़ हम करते थे, जो इन्हें हम परेशानी देते थे, वो अब हम नहीं देंगे, क्योंकि अब उनके लिए एक एक्ट ही बन गया है। क्या एक्ट का नाम? द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि आप कभी उन्हें अब्यूज़ नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। किसके अगेंस्ट में? डिप्रेस्ड क्लास, किसी भी शेड्यूल कास्ट, किसी भी शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट कोई अब्यूज़, कोई डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करेंगे। अब बेटा कुछ प्रिंसिपल्स जो रिकॉग्नाइज किए गए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में, वो है कि आप किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब मेंबर को कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि आप इनएडिबल सब्सटेंस खाओ। वो सब्सटेंस खाओ जो आप नहीं खा सकते, जो इनएडिबल है। इनएडिबल मतलब जो खाने का सामान नहीं है। आप कभी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को फोर्स नहीं करेंगे कि चलो हमको ये खा के दिखाओ, ये तुम्हें ये खाना पड़ेगा। ठीक है, आप कभी भी वेस्ट, फेसेस और एनी अदर ऑब्नॉक्सियस मैटर को उनके नेबरहुड में, उनके प्रमाइसेस में डंप नहीं कर सकते। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो नेबरहुड है, उनका जो प्रमाइसेस है, उसके पड़ोस में किसी भी ऑब्नॉक्सियस मैटर, किसी भी वेस्ट, फेसेस मतलब पॉटी, इनको आप उनके एरिया में डंप नहीं कर सकते। wrongful occupation और cultivation of land owned by scheduled caste और scheduled tribe। आप कभी भी वो ज़मीन जिसके, जो शेड्यूल कास्ट की थी, शेड्यूल ट्राइब की थी, उसके ऊपर आप कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते, उसको ले नहीं सकते। इंटरफेयरिंग इन द एन्जॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ लैंड प्रोमाइसेस, कभी भी उनकी ज़मीनों में, उनके घरों में, और वाटर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को वोट ना डालने देना, ठीक है, या उन्हें फोर्स करना कि भाई तुम इसी को वोट डालो। पहले तो कई बार हम उन्हें वोट डालने से रोक देते हैं, और कई बार फिर हम उन्हें फोर्स करते हैं कि भैया अगर तुम वोट डालने जाओगे तो इसी व्यक्ति को वोट डालना है, ये भी गलत है।
आप डेलिबरेटली उनकी इंसल्ट करें, किसी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति की आप कभी भी इंसल्ट करें पब्लिकली, ये भी सही नहीं है। आप कभी भी उन्हें असॉल्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें उनकी जो मतलब जो शेड्यूल कास्ट फीमेल हैं, लेडी हैं, उन्हें भी आप परेशान नहीं कर सकते। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की वीमेन को भी आप असॉल्ट नहीं कर सकते, ठीक है? मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, कोई असॉल्ट नहीं होना चाहिए, ना ही मेंटल ना ही फिजिकल। जितने भी लॉज बनाए गए हैं अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ट्राई टू अपलोड अपहोल्ड द राइट्स ऑफ पीपल हु हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड। मतलब हमने जितने भी लॉ बनाए अगेंस्ट अनटचेबिलिटी बेटा, उसके थ्रू हमने सिर्फ यही करना चाहा है कि जो आज तक इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वो ना हो। दूसरे करेक्टिव मेजर्स भी हमने लिए हैं, जिसके थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ लोगों के बीच में कि भाई अपने एटीट्यूड को, अपने मेंटल सेटअप को चेंज करो। ये भी हम में से ही लोग हैं। ये जो मेजर्स हैं इनमें ये है कि हमने पब्लिक डिस्कशंस किया है, जिसमें हमने हर व्यक्ति को सोसाइटी के इंक्लूड करने की कोशिश की है। हरिजन वीक ऑब्जर्व किया है सेवरल स्टेट्स में, जिससे कि अनटचेबिलिटी जैसे सोशल लेवल को हम रोक पाएँ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हम रोक पाएँ। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे क्लीनिंग ऑफ हरिजन कॉलोनीज, अरेंजिंग कम्युनिटी डिनर्स। हरिजन कॉलोनी की क्लीनिंग करने के लिए कोई दूसरी कम्युनिटी का व्यक्ति जाए, दूसरी कास्ट का व्यक्ति जाए। कम्युनिटी डिनर ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ठीक है, कि जिससे कास्ट इंटीग्रेशन और ज़्यादा बढ़ गए। गवर्नमेंट जो थी उसने एलोकेट किए फंड्स 5 ईयर प्लान्स में कि वो किसी ना किसी तरीके से भाई हरिजन्स की कंडीशन को सुधार पाए। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section. अच्छा एक बात और, इसके पहले वाला चैप्टर भी और इसके बाद वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से टिक किया हुआ है मेरे पास, इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना रही हूँ। अगर आप लोगों के पास न्यू बुक है तो प्लीज़ मुझे PDF सेंड करें।